कहानी सरला की है जो हमारे साथ बैठी हुई है। और सरला कहती हैं कि अगर कोई जाति की बात कर देता है तो मेरा खून खौल जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस महिला की कहानी साझा कर रहे हैं, हमारे साथ बैठी सरला है जो रिनिया की रहने वाली है। और सरला अपने गांव की पहली वो दलित महिला है जिसने अपनी पंचायत में सामान्य सीट पर चुनाव लड़के दिखाया। हालांकि इतनी हिम्मत होती नहीं है कि चुनाव लड़ पाए, लेकिन सरला ने वो लीडरशिप लेते हुए अपने गांव में वो मिसाल पेश की। आज हमारे साथ सरला है। सरला की कहानी सरला की जुबानी सुनते हैं, किस संघर्ष के साथ सरला ने अपने सफ़र को शुरू किया और एक गांव की दलित महिला होने के नाते क्या क्या चुनौतियां उनको सामना करनी पड़ती हैं। आज उनकी कहानी में हम उन्हीं से जानते हैं। सरला, स्वागत है, आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सरला है। मैं ग्राम रिनिया से बिलोंग करती हूँ। तो सरला, ये जो वर्ड आपने बोला कि जब कोई हमसे जाति की बात करता है तो खून खौल जाता है, क्या क्या आपका पेशेंस है? जी, मैं बहुत छोटी सी थी जी। तब मुझे कोई ज्ञान नहीं था इतना कि ये जातिवादी होता क्या है। बट मेरा भाई था और जब हम पूछती थी, कोई बाहर से निकलता था, मेरा भाई बैठा होता था, तो लोग तरह तरह की बातें करते थे, तो मैं सवाल करती थी लेकिन कोई जवाब नहीं देता था मुझे। फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत पढ़ी गांव में। पढ़ने के बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं हाउस वाइफ अपने घर में घर गृहस्थी संभालने लगी। उसके बाद मुझे थोड़ा 2017 में एक मौका मिला बाहर निकलने का। तो उस मौके में बहुत सारे युवाओं से भी मुलाकात हुई, बहुत सारे अच्छे लोग यानी कि अधिकारियों से भी मैं मिली। तो मैंने समझा कि क्या होता है ये मिलना जुलना, कैसे लोग मिलते हैं, क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने समझी। तो समझने के बाद मुझे लगा कि इसीलिए ये लोग, जब मैं कहीं किसी गांव में जाती थी तो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को देखती थी, क्योंकि पहले मैं नहीं जानती थी। पहले मैं गांव में छोटी सी थी, उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद हाउस वाइफ। तो हमें कोई पता नहीं था कि क्या होता है ये छुआछूत, क्या नहीं होता है। लेकिन मुझे घुटन होती थी जब लोग कहते थे, प्रताड़ित करते थे, कोई भी बात होती थी तो एकदम तेज आवाज से बोलते थे। लेकिन हम अपने लोगों को देखते थे तो बड़ी दबी आवाज से बात करते थे। तो मुझे लगता था कि हमारा तो सब कुछ है और सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग इतने दबे हुए क्यों बोलते हैं। तो इसके बाद यही जो हमें मौका मिला तो हमने देखा, मैंने कहा कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। तो जब लोग करते हैं तो एक अंदर से मुझे जुनून के काश मुझे कोई मौका मिले सोचती। तो मौका मिल गया। मौका मिला तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो अब मुझे करना पड़ेगा। तो पंचायत में चुनाव की आपने बात कैसे सोची? क्योंकि सामान्य सीट थी, सामान्य सीट पे तो अच्छे अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं और आप एक दलित समुदाय से आती हैं। फिर आपने कैसे हिम्मत जुटाई और चुनाव में उतर गए? बस क्या कहानी थी वो लोग जानना वो चाहते वजह थी, क्योंकि मैं जब युवाओं के साथ में बैठती थी, बड़े बुजुर्गों लोगों से जब कभी कभार मेरा मिलना होता था तो वो लोग कहते थे कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता है, इनके सामने कोई बातचीत नहीं कर पाता है। तो मैंने कहा क्यों, जबान मेरी है, खाना मेरा है, कमाती मैं हूँ, खाती मैं हूँ, पकाती मैं हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं जय भीम नवोदय, जय भीम नवोदय। मैंने कहा ये मतलब समझने की कोशिश करती थी कि मतलब क्या है। तो मैंने कहा कि जब मैंने थोड़ा थोड़ा संविधान के बारे में पढ़ा तो संविधान में ऐसा कहीं नहीं था कि मैं इनकी बराबरी से खड़ी नहीं हो पाऊंगी। तो मैं इसी हिम्मत को जुटा करके मैं खड़ी हुई। मैं सामान्य सीट पे खड़ी हुई। मैंने प्रधानी का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ते मैं पर्चा भरते भरते समय तक मुझसे लोगों ने, वहाँ भी जो डीपीआरओ बैठे होते हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि क्या तुम किसी को हराने के लिए खड़ी हुई हो। तो मैंने कहा है कि तुम्हें इससे मतलब क्या है, मैं किसी को हराने के लिए खड़ी हूँ या मैं हारने के लिए खड़ी या मैं जीतने के लिए खड़ी। तुम्हारा काम है कि फॉर्म भरो, देखो इसको चेक करो गलत है या सही है, पर तुम्हारा काम इतना है। ये सवाल कौन सा है? ये सवाल उसने इसलिए बोला था, मुझे लगा कि मैं एक दलित समाज से थी, क्योंकि जो नोडल बने होते हैं उसमें सब जातियां लिखी हैं, क्योंकि कागज पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो एक अलग जाति का था, तो शायद उसने हमसे इसीलिए उसने वो बात की थी। लेकिन फिर मुझे अप डाउन, मैं अपने आप को अप डाउन सा महसूस करी। मैंने कहा ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तभी तो मुझे और आगे बढ़ना है। उसके बाद मैंने फार्म भरा, वो यानी कि प्रधानी का चुनाव का पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद जब मैं अपने गांव आई, गांव आने के बाद तो लोगों का सुझाव था कि तुम इस काम को कर रहे हो। मेरे हस्बैंड से भी कहा कि तुम इस काम को कर रहे हो, इस चुनाव को लड़ रहे हो, सामान्य सीट पे लड़ रहे हो,
क्या तुम इसको कर पाओगे, ये लोग तुम्हें रहने देंगे खड़े? तो मैंने कहा क्यों नहीं रहने देंगे, क्यों ऐसा कहते हैं? तो कहीं देख लेंगे हम कहाँ तक तुम कौन कौन रह पाया। मैंने कहा देखो हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम आज जिस चीज को मैंने पढ़ा है उस चीज में अभी तक ये चीज लिखा नहीं है कि तुम इस काम को नहीं कर सकती हो। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकती, संविधान में अगर ये लिखा है कि समानता यानी कि सबके लिए है, बराबर है, तो जब सबके लिए बराबर तो मेरे लिए क्यों नहीं है? मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी तो इनके बराबर से लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं हो सकती हूँ खड़ी? तो मैंने वही किया और लोगों ने कहा कि तुमको मार दिया जाएगा, तुम सामान सीट पे खड़ी हो, तुमको मार दिया जाएगा। तो मैंने कहा देखो मरना तो सभी को है, जो आया है उसे जाना है, आज नहीं तो कल। चारपाई से मरने से अच्छा चौराहे पे मरे। वो चौराहे पे मरेंगे तो लाखों लोग वीडियो बनाएंगे। तो मैं इसी को लेकर के हम बराबर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मैं इसलिए पीछे नहीं हटी क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है ना, जो आने वाली युवा है, उनका हौसला कमजोर हो जाता, वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि मैं फिलहाल में ज्यादा तो पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं जब मैं कोई काम करती हूँ, एक हटके जब मैंने काम किया तो युवाओं का एक मकसद हुआ बना के जब ये महिला होकर के इस काम को कर सकती हूँ, तो मैं तो जेंट्स हूँ तो मेरा तो और ही दायित्व बनता है कि मैं इस काम को और आगे करूँ। बिल्कुल। तो सरला जब इस तरीके का काम आपने शुरू किया, और आप सोच सकते हैं कि एक दलित महिला के लिए कितना चुनौती होगा जो उसने सामान्य सीट पे पर्चा दाखिल करके लोगों के सामने एक लकीर खींच दी। तमाम धमकियां मिली, सरला को भी वो धमकियां आई, लेकिन सरला उससे डिगी नहीं और उसके लिए लगातार लड़ती रही, और आज भी वो अपने गांव में लीडरशिप लेती है। सरला, जब इस तरीके का काम आप करते हो तो चुनौतियां तो आती होंगी, लोग क्या कहते हैं आपसे? बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। देखो आ गई वो कलेक्टर आ गई तो कोई बात नहीं है, तब भी मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि हम उस उसूलों पे चलती हूँ जिस उसूलों पे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चलते थे। क्योंकि उनको कभी किसी से ये विरोध का वो नहीं रहता था कि हम किसी से लड़ाई लड़ने लगे, नहीं, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते थे, ये मुझे करना क्या है आगे, बस मैं उसी पे ध्यान देती हूँ। मैं नहीं देखती हूँ पीछे मुड़ के कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं सुन लेती हूँ, आगे भी निकल जाती हूँ। क्योंकि बिल्कुल। तो सरला, ये जब आप बाबा साहब की बात 2-3 बार आपने किया, बाबा साहब अम्बेडकर आपकी ज़िंदगी में कब आते हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया, निश्चित तौर से हर वो महिला जो सम्मान से जीती है वो बाबा साहब को याद करती है। और एक दलित महिला के तौर पे जब रनिया जैसे गांव में सरला एक नेतृत्व लेती हैं तो बाबा साहब के लीडरशिप की बात कर रही हैं। बाबा साहब को आपने पहली बार ज़िंदगी में कब जाना और वो कैसे आपके आदर्श बने? मैं जानती तो बहुत छोटे से थी, लेकिन मैं इस चीज़ को मानती नहीं थी जी। क्योंकि मानने वाला कोई ऐसा, मुझे मनवाने वाला कोई ऐसा था ही नहीं, ना कोई ऐसी बातें कोई करता था जो कि मैं इस चीज़ को समझ सकूं कि ये है क्या। तो मैं 2017 से मैं इस चीज़ को अधिकतर मैं जानी हूँ कि बाबा साहब चीज़ क्या है और मेरे लिए क्या मिसाल बने जी, हमारे महिलाओं के लिए खास तौर से क्या मिसाल है। तो सबसे ज़्यादा तो हम उसी टाइम से उनको फॉलो किया है और आज भी करते हैं। तो सरला, आप चूंकि अपने गांव में एक पहली महिला लीडर हैं जो इस लेवल पे आई, आपने चुनाव भी लड़ा, आप पूरा नेतृत्व भी लेते हैं, आपके गांव की दलित महिलाओं की और बाकी महिलाओं की क्या स्थिति है? आप तो पूरे गांव में घूमते हैं, कैसे लोग, कैसी महिलाएं रहते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं उनको? उनको जुबान तो है बट वो कुछ कह नहीं पाते। ये है, आज भी यही है जो कल चल रहा था, आज भी वही है कि उनके अंदर जुबान है बट वो कह नहीं पाती हैं। क्योंकि हमारे समाज में जो विटंबना रही है वो आज भी बहुत ज्यादा अभी भी है। तो गांव की जब महिलाएं निकलती हैं और एक आप निकलती हैं, तो दोनों में क्या अंतर दिखता है? आपको किस तरीके से लोग देखते हैं और बाकी महिलाएं किस तरीके से निकलती हैं? जब मैं बाहर घर से निकलती हूँ तो कहते हैं देखो वो जा रही हैं बैग टांगे मैडम जी, आ रही हैं कलेक्टर ने, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब घर के लोग सपोर्ट करते हैं तो फिर बाहर का कोई उन्हें वो नहीं रहता है। मुझे बाहर से कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमारे घर के लोग सपोर्ट करते हैं बराबर, हमारे हस्बैंड भी करते हैं, हमारे ससुर भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, हमारे सभी लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो जो महिलाएं आपको देख के कभी उनसे बातचीत हुई कि दीदी आप इस तरीके के नेतृत्व लेती हैं और मुझे तो घर से नहीं निकलने दिया जाता है, कभी किसी महिला ने आपसे संपर्क किया ऐसे? जी करते हैं, लेकिन उनकी फिर भी मजबूरी रहती है क्योंकि उनके पास या तो हुनर नहीं है, क्या हुनर नहीं है, हुनर ये नहीं है
के हाथ पैर तो सबके होते हैं, उनके भी हैं, बट लेकिन वो हुनर नहीं है जो कि हम जिस चीज़ से हम लड़ते हैं, जो जानकारी लेने का उनके पास पहले तो समय नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों में बैठते हैं, उनका सुझाव क्या भी बोलते हैं वो हम लेते हैं बराबर। तो वो कहते हैं कि हमें ये मौका कैसे मिले। जब वो मौका लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, वो चीज़ समझने के लिए, तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, घर वाले उनको प्रताड़ित करते हैं। अच्छा, तो सरला आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं, जितनी भी महिलाएं आपको यहाँ पे देख रही हैं, क्योंकि आपका एक बड़ा संघर्ष है और आपने इतना नेतृत्व लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे कि उनके लिए क्या संदेश है आपका? उन महिलाओं के लिए क्या है, देखो बात तो ये है क्योंकि हम एक महिला समाज से हैं, मैं महिला हूँ और दलित हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं दलित हूँ, तो महिला इतनी कमजोर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सावित्री फुले बाई भी थी। बिल्कुल। अगर वो जैसे कि मैंने कहा कि मैं बराबर कंटिन्यू खड़ी रही हूँ और मैंने हार नहीं मानी। मैंने इसीलिए हार नहीं मानी थी क्योंकि सावित्री फुले बाई जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो वो एक साड़ी भी डाल लेके जाती थी, क्योंकि उनके साथ भी अत्याचार हुआ था। तो जब मैं ये स्टोरी देखती हूँ या पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि जब इन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना इन्होंने कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कभी हार नहीं मानी, तो आज तो वो दौर नहीं है। आज तो वो दौर नहीं है, क्योंकि कल तो मेरे लिए ना कोई कोर्ट था, ना कोई कचहरी था, कुछ भी नहीं था। आज तो अगर कोई करता है तो मेरे पास फोन है, फ़ोन के द्वारा मैं मैसेज दे सकती हूँ पुलिस थाने या कहीं भी हम कॉल कर सकते हैं और हमारी मदद भी हो सकती है। तो यही है हमारे महिलाओं के लिए। तो हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ में ढालो जो कि हम जिस चीज़ में हमें यानी कि इस मसीहा ने उसने हमें इस लायक बनाया है। जब इस लायक हमें बनाया है तो वो काम करके हमें एक दिन दिखाना है कि हमारे पास एक साड़ी नहीं होती थी, वो दौर था, एक साड़ी नहीं होती थी। तो आज हमारे पास हम अलमारी खोलते हैं तो हजारों साड़ियों की यानी कि लाइन लग जाती है नीचे। कल एक साड़ी नहीं थी। तो जब इतना हमें मौका मिला है, जब इतना मौका मिला है तो हम उस चीज़ को फॉलो करें जिस चीज़ से हम और हमारे बच्चे और आने वाले जो युवा और आने वाले जो और परिवार होंगे तो उनके लिए एक मिसाल बने। बिल्कुल। तो निश्चित तौर से सरला जो आज हमारे साथ बात कर रही थी, ये अपने गांव में तमाम उन युवाओं के लिए, तमाम उन महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी है। आज वो अपने गांव में कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, वो नेतृत्व लेती हैं, लीडरशिप लेती हैं और सबसे आगे रो में आके खड़े होके अपने हक की बात करती हैं, क्योंकि सरला ने सम्मान से जीना सीख लिया है और उसी सम्मान से जीने की राह पे निकली सरला आज तमाम महिलाओं के लिए सम्मानपूर्ण रास्ता बनाती जा रही हैं और उनको भी सम्मानपूर्ण जीना सिखाने का काम कर रही हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।